सरकार कहे कि भाई नदी पर पुल है तो मास्टर स्ट्रोक, और पुल बह जाता है तो भी मास्टर स्ट्रोक। तो ये 100 साल पुराना किस्सा है, पुरानी रंजिशें होती हैं। हिंदी का एक जुमला निकला कि जी राम जी। अब थोड़े दिन में टेलीविजन चैनल बताने लगेंगे जी राम जी का पत्रकार, दो पत्रकार विरोध कर रहे थे। पहले उसका नाम वो पूज्य बापू रखते हैं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो वो आशाराम को जो है पूज्य बापू कहते थे। पासवान राज्यसभा में जानकारी देते हैं कि मनरेगा पिछले 5 वर्षों में औसतन 50.24 दिन का रोजगार मिला है। 5 दिसंबर तक मनरेगा में 9,746 करोड़ से ज्यादा की रकम बाकी है। इसका मतलब यह है कि जो मनरेगा का कुल बजट था उसका केवल 27% ही खर्च हुआ। जो ये सेक्शन 6 है, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जब खेती किसानी का सीजन आएगा तो आपको 60 दिन तक काम नहीं दिया जाएगा। ये पहली योजना है विक्रांत जी, ऐसी देश की गारंटी है जिसमें काम नहीं देने की गारंटी है। दुनिया की शायद ही कोई सरकार होगी जो कहेगी कि आपको 60 दिन काम नहीं मिलेगा। 12 करोड़ मनरेगा के तहत खेतीहर मजदूर कह लीजिए या मजदूर कह लीजिए, वो लोग रजिस्टर हैं। क्या आप ये इंडिगो पर लागू कर सकते हैं? नहीं। अब आप जो है कीमत नहीं बढ़ा सकते। तो आप देखें कि पूंजीपतियों पर, उनकी कमाई पर कोई रोक नहीं है, लेकिन जो मजदूर है उस पर कैपिंग है। तो गोदी मीडिया क्या रोल प्ले करता है? वो ये बताता है कि आपको 125 दिन का काम मिल रहा है। इस योजना की सबसे अगर खतरनाक बात है तो वो ये खतरनाक बात है कि ये काम नहीं करने की नहीं करने गारंटी की है। गारंटी। देश के हिंदुओं को दरअसल ये समझ में नहीं आ रहा था। जब उनको अब्दुल के नाम पर टाइट किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि अब्दुल टाइट हो रहा है, तो उनको लगा कि नहीं नहीं, हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है। अब ये जो 12 करोड़ मजदूर हैं, इसमें से कितने आप देखिए कि कौन होंगे। इसमें तो हरिराम या जो है राम किशन या दयाशंकर ज्यादा होंगे। हजारों राम निकलेंगे, लाखों राम निकलेंगे। हजारों राम निकलेंगे। गांधी पर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा हमला 2 अक्टूबर 2014 को हुआ। गांधी की तस्वीर और गांधी का चश्मा देश भर के कचरा डिब्बों पर लगा दिया गया। तो अगर सफाई का किसी को प्रतीक बनाना चाहिए था असल में, तो वो तो सावरकर को बनाना चाहिए था। 10 जून 2017। अमित शाह कहते हैं कि महात्मा गांधी दूरदर्शी होने के साथ बहुत चतुर बनिया था। वो था शब्द इस्तेमाल करते हैं। 17 मई 2019, प्रज्ञा ठाकुर जो लोकसभा सीट से भोपाल से हाँ। प्रत्याशी थी, वो ये साफ साफ ये बात कहती हैं कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे। 23 मार्च 2023, मनोज सिन्हा कहते हैं ग्वालियर में एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में कि महात्मा गांधी के पास कोई डिग्री नहीं थी, कि अब तो किसी भी दिन एक बुलडोजर जाकर राजघाट पहुंच सकता है जहां गांधी की समाधि है। तो किसी भी दिन आ सकता है। ये अतिक्रमण है, यहाँ गांधी की समाधि नहीं होनी चाहिए। इसके लिए नेहरू ने परमिशन नहीं ली थी। मुट्ठी भर लोग हैं जो गांधी के साथ खड़े हैं। ये जो कार्टून है, ये असल में आरएसएस की सोच को बताता है। गांधी के जीवन काल का ये कार्टून है। ये कार्टून समय समय पर प्रकाशित किया जाता है कि ये जो मनुस्मृति है, ये आपको गुदगुदाती है। मनुस्मृति हिंदू राष्ट्र का एक मोटे तौर पर एक विधान है, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र का विधान है, हिंदुओं का विधान नहीं है। ये मनुस्मृति से हमको गांधी, नेहरू, अंबेडकर, पटेल, सुभाष, संविधान तक ले जाते हैं। ये सरकार A1 और A2 को सब कुछ दे करके और 90% लोगों को बता देती है कि आपकी जीडीपी इतनी बढ़ गई। सरदार पटेल के पास खास तौर पर जाना चाहिए, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र के स्वप्न को पागलपन कहा है। नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत यादव है और मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है। पूरे देश में इस पर बवाल मचा हुआ है। लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या बापू का नाम अब सरकारी योजनाओं से हटाने की भी शुरुआत हो गई है? तो इस मसले पर बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, लेखक दयाशंकर मिश्रा जी। और दर्शकों को मैं ये भी बताऊं कि दयाशंकर जी अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, दयाशंकर मिश्रा ऑफिशियल। वहां पर जाकर भी आप तमाम समकालीन मुद्दों पर विचार सुन सकते हैं। दया सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द स्वतंत्र पर।
जी नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। और आप सभी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं जो लगातार आपको ऐसे विषयों पर बात करने के लिए एक मंच दे रहा है, जहां पर मीडिया में, जिसको हम आप कथित तौर पर राष्ट्रीय मीडिया, बड़ा मीडिया कहते हैं, वहां से आवाज, वहां पर स्पेस कम होता जा रहा है। तो विक्रांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो जिस पर बाकी जगहों पर कोई बात ही नहीं सुनाई दे रही है, बल्कि इसके उलट एक शोर हो रहा है जो सरकार के हर काम को, सरकार की हर योजना को कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक बता देता है। सरकार नदी बनाए तो मतलब सरकार कहे कि भाई नदी पर पुल है तो मास्टर स्ट्रोक, और पुल बह जाता है तो भी मास्टर स्ट्रोक। तो बिल्कुल हम ऐसा ही। ऐसे ऐसे वक्त में हैं। ही। जी जी और जी। इस वक्त में इस बातचीत ये बातचीत का वो महत्वपूर्ण महत्ता और भी बढ़ जाती है। दरअसल मैं सीधा सीधा आपसे पूछना चाहता हूं कि महात्मा गांधी के नाम पर एक ऐसी योजना जो देश के मजदूरों के लिए, देश के खेतीहर मजदूरों के लिए ग्रामीण इलाकों में बहुत बड़ी, एक कहा जाता था कि उनके लिए बड़ी राहत का काम लेकर वो ये आती थी योजना। लेकिन अब उस योजना से ना केवल बापू का नाम हटाया जा रहा है, बल्कि उसमें ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं जिसके बाद क्या मजदूरों को उनका हक मिल पाएगा या नहीं, इस पर भी तमाम तरह के संदेह हैं। मैं इस पर हम लोग बिल्कुल तथ्यात्मक बात करेंगे विक्रांत जी। दो दो हिस्सों में हमारी बातचीत होगी। पहली बातचीत तो ये होगी कि सरकार असल में जो कुछ कह रही है वो कितना, उसका ऑडिट क्या है। हाँ। तो एक तो हम बात करेंगे कि मनरेगा पर सरकार का खुद का वर्जन क्या है, उन्होंने क्या कहा है। दूसरा, ये बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं कि कैसे सोशल मीडिया पर बात ये आ रही है कि गांधी पर बड़ा हमला है, और इसको मतलब एकदम जैसे सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। हाँ। तो मैं इस पर भी आऊंगा, फिर आपसे ये थोड़ी इजाजत लेंगे कि इसको दो हिस्सों में बातचीत करें। पहले कि ये जो सरकार कह रही है वो क्या है, और दूसरा, ये कोई बड़ा हमला नहीं है, इसके लिए दर्शकों को थोड़ा इंतजार करना होगा। इसको दूसरे हिस्से में हम लोग इसको इसकी परतें खोलने समझने की कोशिश करेंगे कि ये गांधी के साथ कोई ताजा रंजिश नहीं है। अचानक से ऐसा नहीं हुआ है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अचानक से नींद से जागे हों और उन्होंने कहा हो कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना चाहिए। ये 100 साल पुराना किस्सा है। तो जो किस्से पुराने होते हैं उनमें पुरानी, जैसे पुरानी दुश्मनियां होती हैं, पुरानी रंजिशें होती हैं। तो एक तो राजा महाराजाओं के जमाने में होता था कि जो राजा को पसंद आ जाए वही बात कहनी है। लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि एक ऐसा लोकतंत्र जिसकी बुनियाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कुछ इस तरह की थी कि नेहरू अपनी ही आलोचना में अलग अलग अखबारों में उस वक्त लेख लिखते थे। तो एक ऐसे प्रधानमंत्री से देश ने शुरू किया था जो अपनी आलोचना को एक तरह से बढ़ावा दे रहे थे। उस वक्त तो नेहरू को कोई एक तरीके से चैलेंज करने वाले कोई था ही नहीं, क्योंकि अकेली हाँ, कांग्रेस बिल्कुल। थी। सब जगह मतलब विपक्ष में भी कांग्रेस के ही लोग थे, क्योंकि वो या तो कांग्रेस कुछ कुछ छोड़ के जा रहे थे, या वो थे तो कांग्रेस पार्टी में, लेकिन वो लगातार आलोचना करते थे। तो उनको वो सारा वातावरण किसने दिया होगा? वो नेहरू का बनाया हुआ देश है, जो नेहरू अपनी आलोचना प्रकाशित करवाते थे अखबारों में। और जब बाद में अफसर उनके पास आते थे कि आपकी इन अखबारों में लेख लिखे जा रहे हैं, तो वो कहते थे कि इग्नोर करिए। बहुत बाद में पता चला लोगों को कि जो आलोचना नेहरू की हो रही थी, वो तो नेहरू ही आलोचना अपनी कर रहे थे। तो एक देश ने ऐसे शुरुआत की थी, और अब एक देश ऐसी जगह पर आकर खड़ा हो गया है जहां महात्मा गांधी के नाम से योजनाएं बदली जा रही हैं। तो फटाफट कुछ तथ्यों की रोशनी में देखते हैं कि ये तथ्य क्या कहते हैं, जो सरकार जो बात कह रही है वो क्या है। सबसे पहली बात कि ये जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का नाम, पहली बार शायद आप विक्रांत जी सुन रहे होंगे कि कोई ऐसी योजना बनाई गई है जिसका नाम हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। पहले ऐसा नहीं होता था कि मान लीजिए योजना या तो अंग्रेजी में है या फिर वो हिंदी में है, हम्म। और तो दोनों होता था। लेकिन पता नहीं कौन इसका मास्टर, किसका ही मास्टर स्ट्रोक है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन।
अब इसमें देखिए, विकसित भारत हिंदी आ गया, फिर गारंटी फॉर अंग्रेजी आ गया। अब इसमें गारंटी फॉर ही अंग्रेजी है, क्योंकि रोजगार फिर एंड आ गया हाँ। और आजीविका मिशन आ गया। तो ये किसके दिमागों की उपज है, कौन सा संस्कार इससे झलकता है, वो हम चर्चा नहीं करते, लेकिन ये सोचने विचारने का प्रश्न है। लेकिन ये सब इसलिए करना पड़ा विक्रांत जी, जो मैं समझ पाया, कि अंग्रेजी, हिंदी, रोजगार फॉर, ताकि हिंदी का एक जुमला निकले। हम्म। और हिंदी का एक जुमला निकला, और उस जुमले का नाम क्या निकला? उस जुमले का नाम निकला कि जी राम जी। अब इसको आगे पीछे करके इस तरह से बना लिया गया है कि ये जी राम जी हो गया। और अब आप देखें कि टेलीविजन स्क्रीनों पर मनरेगा अब जी राम जी हुई। हम्म। तो अब जी राम जी जब स्क्रीन पर आएगा तो आदमी देखेगा कि भाई राम का नाम है, भगवान का राम नाम है, तो जी राम जी है। तो ये आप देखें कि कैसे एक मिथक गढ़ा जा रहा है कि जी राम जी। अब थोड़े दिन में टेलीविजन चैनल बताने लगेंगे कि जी राम जी का पत्रकार, दो पत्रकार विरोध कर रहे थे, हम्म। और एक का नाम बताया जाए मिसाल के तौर पर कि एक का नाम दयाशंकर मिश्र हैं, और एक का नाम जो है वो विक्रांत हैं, कि विक्रांत है और दयाशंकर मिलकर के जी राम जी का विरोध कर रहे हैं। ये बात दर्शकों को थोड़ी हास्यास्पद लग सकती है, लेकिन बिल्कुल यही सोच है कि हम्म। इसमें जी राम जी कर दिया जाए ताकि इसका कोई विरोध ही ना। हम्म। तो आप देखें कि कितने द्वंद्व हैं इस योजना में, राम का नाम नहीं है, लेकिन साउंड आपके दिमाग में क्या भरा जा रहा है? जी राम जी जी भरा राम। जा रहा है। फिर गांधी क्या थे? गांधी बात करते थे बार बार राम राज्य की। तो गांधी का राम राज्य क्या था? क्या गांधी का राम राज्य एक दूसरे से लड़ाने का राम राज्य था? क्या गांधी के राम राज्य में ये था कि गांधी के राम राज्य में क्या क्या ये था कि मुसलमानों को अधिकार कम दिए जाएंगे? क्या मुसलमानों को अधिकार नहीं दिए जाएंगे, उनके संवैधानिक अधिकार छीन लिए जाएं? ऐसा तो गांधी के राम राज्य के बारे में कहीं हमको सुनने को नहीं मिलता। गांधी के राम राज्य बिल्कुल साफ था कि सबको एक समान देख, एक एक ही दृष्टि में एक ही आंख है जो सबको देखेगी। तो गांधी के राम राज्य की जो आंख है वो सबको एक नजर से देखने वाली है। नंबर एक, कि गांधी का राम राज्य था। दूसरा, गांधी का ग्राम स्वराज्य भी था, जो हमारे पूरे, एक तरीके से आप देखा जाए कि पूरे ग्रामीण भारत के लिए गांधी किस तरह से आत्मनिर्भरता की बात करते थे। और आप देखें कि ये सरकार कितनी दुविधा में है। पहले उसका नाम वो पूज्य बापू रखते हैं, फिर पूज्य बापू से उनको याद आ जाता है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो वो आशाराम को जो है पूज्य बापू कहते थे। तो अचानक से उनके वीडियो वायरल होने लगते हैं। हम्म। आप देखें कि आशाराम ट्रेंड करने लगते हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तब इनको याद आता है कि मनरेगा का नाम पूज्य बाबू नहीं करना है, अब वो जी राम जी करना है। तो ये दो बातें थी। अब जरा आगे बढ़ते हैं। जो तमाम अखबारों में खबरें छपी, मैं उसको मिला करके बात कर रहा हूं कि केंद्रीय ग्रामीण मंत्री हैं जो आपके कमलेश पासवान, हम्म। उन्होंने राज्यसभा में क्या जानकारी दी, इसको समझना बहुत जरूरी है। पासवान राज्यसभा में जानकारी देते हैं कि मनरेगा पिछले 5 वर्षों में औसतन 50.24 दिन का रोजगार मिला है। हम्म। तो यानी सरकार खुद मान रही है कि वो जो 100 दिन की गारंटी है रोजगार की, उसमें से केवल 50 दिन वो दे पाई। हाँ। यानी 100 दिन की गारंटी भी पूरी नहीं कर पा रही है सरकार। क्यों पूरी नहीं कर पा रही, क्या क्रियान्वयन के मसले हैं, ये तो सरकार की तरफ से बताया जा सकता है। लेकिन जब 100 दिन भी नहीं दे पा रहे हैं तो फिर क्यों 125 दिन कर रहे हैं? हाँ। भाई, अगर आपके घर में कहा जा रहा है कि 100 दिन पानी आएगा, हाँ। तो मैं ये नहीं देख रहा हूं कि विक्रांत जी के यहाँ 100 दिन नल आया कि नहीं आया। मैं क्या बात कह रहा हूं कि नहीं विक्रांत जी, आपको अब 125 दिन नल आपके यहाँ आएगा। तो आप मुझसे कहेंगे ना कि पहले आप 100 दिन तो दे दीजिए, अभी तो बिल्कुल। 85 दिन आया है। लेकिन चूंकि सवाल करने वाला कोई सिस्टम मौजूद नहीं है देश में, तो जितना चाहें आप उतना कर सकते हैं। दूसरा, पहला और सबसे बड़ी जो इसकी कमी है, वो उस पर आने से पहले एक तथ्य और दर्शकों के सामने रख दें कि 5 दिसंबर तक मनरेगा में 9,746 करोड़ से ज्यादा की रकम बाकी है, यानी सरकार के पास ये पैसा बचा है। इसका मतलब ये है कि जो मनरेगा का कुल बजट था उसका केवल 27% ही खर्च हुआ। हम्म। तो ये सरकार कर क्या रही है? अब ये देखिए कितनी खतरनाक बातें हैं। आप अपने पैसे को ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, कह रहे हैं कि राज्यों का काम है, फिर भी आपने इसका मतलब बजट रिलीज नहीं किया। और राज्यों का काम अलग क्यों है, सारे राज्य में तो आपकी सरकार है, हम्म। हर तरफ तो आपकी सरकार है।
तो जब आपको गुणगान करना है तो आप डबल इंजन करते हैं, लेकिन उस डबल इंजन का फायदा अगर जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है तो ये किसकी कमी है? तो ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि एक सरकार 100 दिन का काम नहीं दे पा रही, 50 दिन का काम दे रही है, और वो दावा कर रही है 125 का। लेकिन ये भी कम खतरनाक बातें हैं, ये ज्यादा खतरनाक नहीं। सबसे खतरनाक बात है ये जो नया कानून बनाया गया है, जी राम जी। तो इस कानून में सबसे इसका जो सेक्शन 6 है, हम्म। इसके बारे में जानना समझना बहुत जरूरी है। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं रितिका खेरा, हम सब जानते हैं, ठीक। प्रोफेसर हैं आईआईटी की। तो हाँ। उन्होंने जो है इस बारे में काफी जानकारी दी है। हाँ। वो ये कहती हैं कि जो ये सेक्शन 6 है, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जब खेती किसानी का सीजन आएगा तो आपको 60 दिन तक काम नहीं दिया जाएगा। हाँ। ये पहली योजना है विक्रांत जी, ऐसी देश की गारंटी है हाँ। जिसमें काम नहीं देने की गारंटी है। काम नहीं आज देने तक की गारंटी। सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया। हाँ। दुनिया की शायद ही कोई सरकार होगी जो कहेगी कि आपको 60 दिन काम नहीं मिलेगा, और कृषि सीजन में नहीं मिलेगा। तो हाँ। ये जो खेतीहर मजदूर हैं, ये कृषि सीजन में जब काम नहीं करेंगे 60 दिन, मतलब सरकार जब इनको काम नहीं देगी, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जो बड़े बड़े किसान हैं, जो जमींदार हैं, उनके यहाँ आपको बधुआ मजदूरी करनी पड़ेगी। हम्म। मनरेगा का जो सबसे ज्यादा विरोध हुआ था उस वक्त, वो सामंतवादी लोगों ने किया था, जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीनें हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, उद्योगपति नहीं कहना चाहिए, जो जो जमींदार हैं, हाँ, बड़े जिनको किसान कम हैं, पैसे पर बड़ी, मजदूर चाहिए, बिल्कुल। हाँ, जिनको कम, वो बड़ा विरोध करते थे। और विक्रांत जी आप जानते हैं, मैं भी यात्राएं कर रहा हूं। मैं हाँ। करीब करीब समझ लीजिए कि 6 महीने से लगातार यात्रा में हूँ, पूरा उत्तर भारत में, गुजरात से लेके महाराष्ट्र और उड़ीसा तक हो आया हूँ। मैं सब जगह जब जाता हूँ तो दो तरीके के लोग मिलते हैं। एक तो परेशान लोग मिलेंगे जिनको कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, दूसरे वो भी लोग समाज में हैं जिनके पास बहुत पैसा है, हम्म। जिनके पास बड़ी बड़ी जोतें हैं, जिनके पास बड़े बड़े खेती किसानी है। वो सब मनरेगा का विरोध करते थे। हम्म। ये सरकार जब 240 सीटों पर सिमट गई है ना, तो ये क्या कर रही है कि हर जगह घुसने की कोशिश कर रही है। इस सरकार ने देखा कि गांव देहात में अभी भी एक तरीके से विपक्ष ने जो सीटें पाई हैं, अगर आप देखेंगे, या कांग्रेस के अकेले आप देख लें 100 सीटें जो पाई, वो शहर में नहीं है, वो हम्म। होल्ट गांव में ज्यादा है। तो ये जो मनरेगा के माध्यम से ये जो जमींदारों और बड़े किसानों तक ये पहुंचे हैं, हम्म। अब क्या है कि अब जब उनको सरकार भी काम नहीं देगी तो वो कहेंगे कि आप 100 रुपए दिन में काम करिए ना, आपको क्या जरूरत है जो मनरेगा के हिसाब से पैसे देने की। तो ये तो बधुआ मजदूरी हो गई। हम्म। हमारे दर्शकों को जानना चाहिए कि 12 करोड़ मनरेगा के तहत जो खेतीहर मजदूर कह लीजिए या मजदूर कह लीजिए, वो लोग रजिस्टर हैं। तो वो 12 करोड़ भारत के नागरिक हैं ना, जो मनरेगा के तहत हैं। हम्म। तो क्या आप ये इंडिगो पर लागू कर सकते हैं कि जब इंडिगो का पीक आए सीजन, तो इंडिगो को कह दीजिए कि नहीं, अब आप जो है कीमत नहीं बढ़ा सकते? इंडिगो को कह सकते हैं आप? तो आप इंडिगो को नहीं कह सकते, आप टाटा को नहीं कह सकते कि गाड़ियों का सीजन है, आप 4 लाख से ज्यादा महंगी गाड़ी नहीं बेचेंगे। क्या अभी जो आईपीएल में ऑक्शन हुए, उसमें कह सकते हैं, जब खिलाड़ी की डिमांड है और खिलाड़ी से कहा जाए कि नहीं नहीं तुमको 30 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा, तो आप देखें कि पूंजीपतियों पर, उनकी कमाई पर कोई रोक नहीं है। लेकिन जो मजदूर है उस पर कैपिंग है। हम्म। और ये वो मजदूर हैं विक्रांत जी, जो ये हमारा चैनल भी शायद ना देख पाए, बिल्कुल। जो किसी भी तरीके का चैनल नहीं देखते हैं। ये वो लोग खाना बदोश लोग मोटे तौर पर हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं। खाना बदोश का मतलब दर्शकों को ये समझना चाहिए कि वो ऐसा नहीं है कि पूरे देश में जाएं। खाना बदोश का मतलब ये है कि अगर आप दिल्ली के एक जिले में हैं, यहाँ पर काम है, तो कल को दिल्ली के दूसरे जिले में चले जाएं। आप उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप हैं, आपको पता चलता है कि यहाँ का काम पूरा हो गया, मेरठ में काम मिल रहा है, तो लोग वहां चले जाते हैं। ये खाना बदोश लोग हैं, इनके पास कहाँ कोई वक्त है। तो अब सवाल ये है कि ये योजनाएं कैसे उनके पास पहुंचे। तो हम्म। गोदी मीडिया क्या रोल प्ले करता है? वो ये बताता है कि आपको 125 दिन का काम मिल रहा है। तो उनके पास ये विश्लेषण, ये जानकारी, ये विचार कैसे जाएगा? तो ये इस योजना की सबसे अगर खतरनाक बात है, तो वो ये खतरनाक बात है कि ये काम नहीं करने की नहीं करने की गारंटी है। गारंटी। ऐसी कोई योजना नहीं आई, मैंने बहुत जगह देखा कि कभी सरकार ये गारंटी दे कि आपको 60 दिन काम नहीं मिलेंगे।
ये तो बिल्कुल वैसा है कि चुनाव के वक्त में जो गोदी मीडिया है उसमें सरकार इन पत्रकारों से कह दे कि आप नौकरी नहीं बदल सकते चुनाव के वक्त। अब चुनाव के वक्त जो जब उनकी मांग है तो आपसे कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, आपको तो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वही करना है। तो ये बिल्कुल वैसा है। आप कल्पना करिए कि अभी इंडिगो संकट के बीच सरकार ने क्या कहा। हाँ। सरकार ने कहा कि हम पीक सीजन में कीमतों पर नियंत्रण नहीं कर सकते। तो कित मतलब सरकार जो कहती है कि सबका विकास सबका साथ, तो वो अब तो ये इस देश के हिंदुओं को दरअसल ये समझ में नहीं आ रहा था। जब उनको अब्दुल के नाम पर टाइट किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि अब्दुल टाइट हो रहा है, तो उनको लगा कि नहीं नहीं, हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है। अब ये जो 12 करोड़ मजदूर हैं, इसमें से कितने आप देखिए कि कौन होंगे। इसमें तो हरि राम या जो है राम किशन या दया शंकर, यही सब लोग हैं। हम्म। और इनकी हिस्सेदारी ज्यादा है, अगर सब हैं भी तो इनकी हिस्सेदारी 12 करोड़ में ज्यादा होगी। हजारों राम निकलेंगे, लाखों राम निकलेंगे। हजारों राम निकलेंगे। हाँ। तो अब ये समझने की बात है कि कैसे एक बड़ा छल किया जा रहा है। अब हम चलते हैं दूसरे। गांधी की जी। दूसरी तरफ चलते हैं कि ये तो मनरेगा की सच्चाई हो गई कि हाँ। केवल आपको नाम बदलने से फर्क है, केवल आप नाम बदल रहे हैं। तो अभी तक तो लोगों को लगता था कि नाम बदल रहे हैं मतलब औरंगजेब रोड का नाम आप कुछ हम्म। कर दीजिए, जहांगीर रोड का नाम कुछ कर दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ा। अब फर्क पड़ रहा है कि योजना का केवल नाम नहीं बदला है, ये योजना का चरित्र बदल दिया गया है, योजना का कैरेक्टर बदल दिया गया है। अब चलते हैं दूसरी तरफ। अब हम चलते हैं उस तरफ जहां हम देखेंगे कि गांधी पर जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे दर्शकों को लगता है कि मनरेगा का नाम बदला गया, गांधी पर हमले हो रहे हैं। तो इनको ये बताना जरूरी है कि जो मेरी ये किताब थी, राहुल गांधी की राजनीति पर केंद्रित किताब है, इस किताब में गांधी पर पर्याप्त सामग्री है। वो हाँ। सभी दर्शक, वो सभी नागरिक जो गांधी पर कुछ पढ़ना लिखना चाहते हैं, वो इस किताब के तीसरे खंड में महात्मा गांधी पर हमले नाम से पूरा का पूरा एक खंड है। मैं पुस्तक। इसके कुछ प्रसंग अगर आप अनुमति और ये दें पुस्तक तो। मैंने भी पढ़ी है सर, दर्शकों से कहूंगा जी कि आप जरूर पढ़िए इस पुस्तक को। जी। जी जी जी। अभी ये पुस्तक ऑनलाइन उपलब्ध है, तो हाँ। वहाँ से वो किताब ले सकते हैं। ये किताब लेने का विकल्प हमने अपने पास से भी रखा है, क्योंकि अमेज़न पर ऑनलाइन में काफ़ी हमारे साथ अलग अलग समय पर जो है शरारतें की गई, या मैं कहूँगा कि साजिशें की गई और किताब को ऑनलाइन बाहर कर दिया गया। तो हाँ। हम एक नंबर चाहेंगे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी दिखा दें। जी। 7879928528। 7879928528। इस नंबर पर हमसे संपर्क करके यह किताब ली जा सकती है। इस नंबर व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप जो भी दर्शक किताब हाँ। लेना चाहें नागरिक, वो हमें संदेश भेज सकते हैं। हम उनके साथ फिर पूरी जानकारी साझा कर लेते हैं। तो हम अपने दर्शकों को ले जाना चाहेंगे 2000 2014। 2014 में हमारे दर्शकों को याद होगा कि कैसे जो है 2014 में ही नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली की तरफ आते हैं। जी। और एक मिनट बस, 2014 में ही वो दिल्ली की तरफ आए और कैसे एक एक करके गांधी पर हमले तेज होते गए। तो मनरेगा गांधी पर ये पहला हमला नहीं है। हम्म। जो मेरी अपनी समझ और जो दृष्टि है, वो ये कहती है कि गांधी पर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा हमला 2 अक्टूबर 2014 को हुआ। उस वक्त एक स्वच्छता अभियान शुरू किया गया। हाँ। और विक्रांत जी, आपको याद होगा, देश के तमाम बड़े नामी गिरामी लोग इकट्ठे किए गए, फिल्म स्टार इकट्ठे किए गए, एक्टर एक्टरनियां इकट्ठे हुए, एंकरनियां इकट्ठे हुए, और बड़े बड़े टीवी मालिक सब इकट्ठे हुए थे 2014 में 2 अक्टूबर के दिन। और अलग अलग लोगों को प्रधानमंत्री ने नॉमिनेट किया। हम्म। और इन सबको इकट्ठा करके एक प्रोग्राम बनाया गया, स्वच्छता अभियान। हम्म। और आप देखें कि एक गांधी की तस्वीर बनाई गई, एक चश्मा बनाया गया, और वो सारी गांधी की स्पीच, वो गांधी की तस्वीर और गांधी का चश्मा देश भर के कचरा डिब्बों पर लगा दिया गया। मैं दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आपके दादाजी, अगर आपके नाना जी, पिताजी, चाचा जी, मौसा जी, फूफा जी, जीजा जी, इन सब की तस्वीर अगर कचरे की लगा दी जाए और आपके घर में फंक्शन चल रहा हो, तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन ये इस देश की विडंबना है और इस देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है
कि उस वक्त किसी ने आवाज नहीं उठाई। कुछ गिने चुने लोगों ने बात की, सवाल उठाए, लेकिन ये बताया गया कि सफाई का काम हो रहा है। असल में सफाई का काम नहीं था विक्रांत जी, ये था गांधी को सफाई तक सीमित रखने का काम। हम्म। कि गांधी मतलब आपके बच्चे के दिमाग में एक, मान लीजिए 5 बरस का बच्चा है, तो वो आप उसको चॉकलेट खिलाने ले जाते हैं और वो रैपर फेंकता है तो देखता है इस पे गांधी जी बने हैं। तो आप बता देते हैं उसको कि गांधी जी सफाई बहुत पसंद थे। तो असल में ये बताने की कोशिश की गई कि गांधी का आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना ही नहीं। गांधी का तो सारा का सारा मामला केवल साफ सफाई का है। हम्म। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि पूरे देश में आप देखें, जम्मू से कन्याकुमारी तक, चारों तरफ चारों दिशाओं में वो कचरे के डब्बे पहुंचने लगे, हर जगह वो चश्मा लगने लगा। अगर सफाई की बात है ना, तो मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं। जी। जो ये वीडी वीडी सावरकर हैं, हम्म। सावरकर जो मोदी सरकार के आराध्य हैं, ये हाँ। सफाई की ज्यादा बात करते थे। इन्होंने हिंदू हाइजीन पर बहुत बातें की हैं। हाँ। तो अगर सफाई का किसी को, अगर कोई किसी को प्रतीक बनाना चाहिए था असल में, तो वो तो सावरकर को बनाना चाहिए था। हम्म। और जब बार बार आप सावरकर की बात करते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ, तो अगर आपको उनके साथ न्याय करना था तो आपको उनकी तस्वीरें न लगानी चाहिए थी। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का। और इसमें जो गलती हुई वो मीडिया भी है, वो विपक्ष भी है, कि वो उन चीजों को भांप नहीं पाए, वो सही तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाए। तो आप देखें कि कैसे बकायदा ये पूरा अभियान शुरू किया गया और गांधी की 150वीं जयंती के को लक्ष्य करते हुए कहा गया कि लोगों को श्रम दान करना है। हम्म। माई क्लीन इंडिया करके कैंपेन चलाए गए बड़ी बड़ी कंपनियों के, और पूरे देश को इस तरीके से, एक तरीके से समेटा गया, विवेक शून्य बना दिया गया। 10 जून 2017, हम्म। उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष थे अमित शाह। जी। अमित शाह रायपुर में एक कार्यक्रम में कहते हैं कि महात्मा गांधी चतुर बनिया थे। पहली बार देश के सामने गांधी की जाति को रेखांकित किया जाता है कि असल में जो चतुर बनिया थे और वो जो सारे काम करते थे, वो उन सब के केंद्र में जो है वो ये अमित शाह कहते हैं कि महात्मा गांधी दूरदर्शी होने के साथ बहुत चतुर बनिया था। वो हम्म। था शब्द इस्तेमाल करते हैं। उसको मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। तो आप देखें किस तरीके की भाषा थी। ये वो संकेत थे जो बताते हैं कि क्या है। जब हंगामा बहुत बढ़ गया तो अमित शाह उल्टा सवाल करते हैं, मैंने किस उद्देश्य से महात्मा गांधी को बनिया कहा है? सभी को पता है, जो लोग मेरी सभा में मौजूद थे हम्म। सब उनसे सवाल पूछते हैं, लेकिन अमित शाह हमेशा की तरह कुछ नहीं कहते। अब एक नई तारीख की तरफ मैं ले चलूंगा, 17 मई 2019, हम्म। भोपाल। आप देखें कि कैसे महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को प्रज्ञा ठाकुर, जो लोकसभा सीट से भोपाल से हाँ। प्रत्याशी थी, वो कहती हैं कि वो ये साफ साफ ये बात कहती हैं कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे। अब आप बताएं। और अनेक गांधी के अपशब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री करती जी हैं। ने कहा था कि दिल से, या दिल से माफ नहीं कर पाएंगे। हाँ, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उस दिल से का कोई अर्थ सामने नहीं आता। क्योंकि अगर दिल से माफ नहीं कर पाएंगे तो प्रज्ञा ठाकुर को आप हटा सकते थे, उस सीट पर दोबारा चुनाव करा सकते थे। या जब प्रज्ञा ठाकुर चुन ली गई तो भोपाल जैसी सीट, जहां बीजेपी को, मध्य प्रदेश में तो पूरी 29 की 29 सीटें, आप देखें पिछले चुनाव में 29 की 29 सीटें आई हैं, गढ़ है भोपाल लंबे समय से। तो क्या दिक्कत थी कि आप उनका इस्तीफा करा देते, इससे देश को संदेश जाता। लेकिन असल में ये मिला जुला खेल है। जो बोलने वाले हैं वो जानते हैं कि प्रमोशन होगा इससे, और वो ये जानते हैं कि ये झूठी फटकार है, इस फटकार का कोई और अर्थ नहीं है। आगे बढ़ें। 23 मार्च 2023, हम्म। मनोज सिन्हा मोदी सरकार के, मैं कहूंगा, लाडले लोगों में से हाँ। एक हैं। प्रधानमंत्री के बेहद निकट बताए जाते हैं। वो ये कहते हैं ग्वालियर में एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में कि महात्मा गांधी के पास कोई डिग्री नहीं थी। हम्म। और वो अपने भाषण में बकायदा कहते हैं, अधिकतर लोगों को भ्रांति है कि गांधी जी के पास लॉ की डिग्री थी, असल में उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, इसके बावजूद वो राष्ट्रपिता बन गए। तो आप सोचें ये कैसा अजीब सा संयोग है
और ये संयोग नहीं है, अब आपके सामने सारे रास्ते आते हैं। प्रधानमंत्री आज तक अपनी डिग्री नहीं बता पाए। उनकी डिग्री का नाम बताया जाता है इंटायर पॉलिटिकल साइंस। इस बारे में कोई नहीं बता पाता कि ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। आज तक इसके बारे में बड़े बड़े वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। फिर आप आगे बढ़े देखें तो इस वक्त जो बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं वो केवल 12वीं पास हैं। हम्म। और आपको सब दर्शकों को जानना चाहिए कि नितिन नवीन की जो उम्र है वो 45 वर्ष है। संयोग से बीजेपी की भी उम्र 45 वर्ष है। हम्म। बीजेपी की भी स्थापना हाँ। 1980 में हुई है। तो हाँ। दोनों 45 वर्ष के हैं। तो बीजेपी 45 वर्ष बाद अपने लिए जो अध्यक्ष चुन रही है वो 12वीं पास चुन रही है। और नई पीढ़ी का अध्यक्ष है। पुरानी पीढ़ी का तो समझ में आता है, कोई 80 साल का व्यक्ति आज बीजेपी अध्यक्ष बना है तो समझ में आता है कि नहीं पढ़े। लेकिन नौजवानों को क्या संदेश जाएगा? नौजवानों को इससे संदेश जाएगा कि पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है। जब 12वीं पास बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं, प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं बताते। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, आप देखें लगातार वो शिक्षा के मामले पर गोलमोल कर देती है। हम्म। वो हर उस शिक्षा के मतलब शिक्षा को जैसे मजाक उसने बना दिया है। तो ऐसे में देश को संदेश क्या जा रहा है? देश को संदेश ये जा रहा है कि पढ़ने लिखने की जरूरत क्या है। जैसे अपने को आगे बढ़ना है वो आगे बढ़े। दर्शकों को एक आखिरी बात कह के मैं समाप्त करूंगा इस विषय पर, इस हाँ। टॉपिक को। जी। एक फिल्म आई थी 2022 में, ट्रिपल आर, RRR। इस फिल्म के बारे में दर्शकों का ध्यान गया हो ना गया हो, इस फिल्म के आखिरी में पटेल को श्रद्धांजलि दी गई, हम्म। सरदार पटेल को। लेकिन इस पूरी फिल्म में नेहरू और गांधी पर लगातार निशाना बनाए रखा गया। और जी। बाद में जब ये फिल्म रिलीज हो गई, इस फिल्म के लेखक को, आपको याद होगा, पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। वो हाँ। पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाँ। और इस फिल्म के जो लेखक थे विजेंद्र प्रसाद, वो इस फिल्म के डायरेक्टर राजा मौली के पिता हैं। वो ये कहते हैं कि से ज्यादा महत्व दिया गया। और वो ये बातें भारत में नहीं कहते हैं, वो अमेरिका में जाके कहते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में उनका इंटरव्यू छपता है और वो कहते हैं हमें गांधी से आगे देखने की जरूरत है। हम्म। तो जो रास्ता बीजेपी तमाम लोगों के माध्यम से बना रही थी वो ये रास्ता है। अब वो रास्ता यहाँ आ गया है कि अब मनरेगा से आप बाहर कर रहे हैं गांधी को। मुझे लगता है कि आने वाले समय में, मैं निश्चित रूप से, कोई भी नागरिक नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, लेकिन ये अंदेशा है कि अब तो किसी भी दिन एक बुलडोजर जाकर राजघाट पहुंच सकता है। और राजघाट में जहां गांधी की समाधि है, तो किसी भी दिन आ सकता है कि ये अतिक्रमण है। ये अतिक्रमण है, यहाँ गांधी की समाधि नहीं होनी चाहिए। इसके लिए नेहरू ने परमिशन नहीं ली थी। तो ये किसी भी दिन हो सकता है। ये देश को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। वो तमाम नागरिक जो चुप्पियां ओढ़े बैठे हैं, आप देखिए जरा सोशल मीडिया पर, हिंदी की दुनिया में एक से एक प्रोफेसर विद्वान लोग हैं। कौन विरोध कर रहा है? हम्म। कौन गांधी के पक्ष में खड़ा है? गिन मुट्ठी भर लोग हैं जो गांधी के साथ खड़े हैं। तो ये उन तमाम लोगों को सोचना चाहिए कि जिस दिन गांधी मिटा दिए जाएंगे, उस दिन उनके अधिकार, उनके हक, बिल्कुल। नागरिक चेतना, ये सब मिट जाएगी। तो ये केवल मनरेगा पर हमला नहीं है, ये पूरी नागरिक चेतना पर हमला है। जी। दया जी, मैं आपसे बस इस चर्चा में एक सवाल और करना चाहूंगा, क्योंकि पूरी बातचीत हमारी इसी सवाल में हो गई कि एक ये जो कार्टून था जो बहुत पुराना है, जिसमें गांधी के ऊपर, मैं अपने दर्शकों को भी दिखाऊंगा फुल स्क्रीन पर जी। कार्टून। आप समझ गए कि मैं किस कार्टून की बात कर रहा हूँ। गांधी की तरफ निशाना लगाया जा रहा है, तो वहां से और यहां ये तक आ गए। कार्टून आप दर्शकों को जानना चाहिए कि ये जी, हाँ, और ये जो कार्टून है, ये असल में आरएसएस की सोच को बताता है। बहुत सारे दर्शकों को लगता है कि जब हम गांधी की बात करते हैं, आरएसएस की बात करते हैं, तो वो इस बात को समझते नहीं हैं। ये कार्टून देखिए, कब का ये कार्टून है, गांधी के जीवन काल का ये कार्टून है। और ये कार्टून लगातार उसके बाद से ऐसा नहीं है कि विलुप्त हो गया है। ये कार्टून समय समय पर प्रकाशित किया जाता है, समय समय पर बताया जाता है कि सोच क्या थी। और इसमें देखिए वो 10 सर कौन से हैं। हम्म। अगर आप इसको जब फुल स्क्रीन पर दिखाएंगे तो दर्शक हमारे देख पाएंगे कि इसमें नेहरू भी है, इसमें तो पटेल भी हैं, इसमें सब हैं। यानी जो गांधी के विचार का समर्थन कर रहे थे, जो गांधी की सोच का समर्थन कर रहे थे, वो सारे सर हैं।
वो सारी चेतना है, वो सारे लोग हैं। और ये लोग कौन हैं विक्रांत जी? ये आजादी की लड़ाई के नायक हैं। तो आरएसएस की सोच बड़ी साफ है। वो जानता है कि वो किस पर निशाना साध रहा है। हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि ये जो मनुस्मृति है, ये आपको गुदगुदाती है। आपको लगता है ये तो हिंदू राज है, हिंदू राज है। मनुस्मृति हिंदू राष्ट्र का एक मोटे तौर पर एक विधान है, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र का विधान है, हिंदुओं का विधान नहीं है। इसमें दलितों के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, इसमें केवल उनके लिए जगह है जिनको राज करना है। राज किसको करना है? राज तो ब्राह्मणों को करना है। राज किसको करना है? राज तो क्षत्रियों को करना है। बाकी सब तो सेवक हैं, बाकी सब तो दास हैं। ये मनुस्मृति से हमको गांधी, नेहरू, अंबेडकर, पटेल, सुभाष संविधान तक ले जाते हैं। आज हम संविधान पर हैं, आज हम बराबरी पर हैं, आज हम बोल सकते हैं, आज हम बात कर सकते हैं। दुर्भाग्य से मनुस्मृति के आवेग में लोग ये भूलते जा रहे हैं। लोगों को लगता है, गुदगुदाता है कि मनुस्मृति मतलब क्या। अगर वो मनुस्मृति जान पाए, अगर वो पढ़ पाए, तो वो समझेंगे कि उसमें केवल 10% लोगों की हिस्सेदारी है। ठीक वैसे ही जैसे ये सरकार A1 और A2 को सब कुछ दे करके और 90% लोगों को बता देती है कि आपकी जीडीपी इतनी बढ़ गई। असल में जीडीपी आपकी नहीं बढ़ी है। असल में आय आपकी नहीं बढ़ी है, आय तो उनकी बढ़ी है। तो मनुस्मृति भी ऐसे ही दो समाज के हिस्सों को एड्रेस करती है, बाकी सबको वो दास बनाती है। हमें मनुस्मृति नहीं चाहिए। आप इसीलिए देखें कि मनुस्मृति का प्रधानमंत्री या बीजेपी का कोई भी नेता मनुस्मृति को बिल्कुल हाँ। कभी भी टच नहीं करते, वो कभी उसकी आलोचना नहीं करते। हम्म। तो आरएसएस ने लंबे समय तक इस बात को तय किया कि संविधान का जितना विरोध हो जाए हो जाए। 50 साल से ऊपर हो गए, उन्होंने संविधान को नहीं स्वीकार किया। उन्होंने अपने नागपुर के कार्यालय में तिरंगा नहीं लहराया। बहुत बाद में, इस शताब्दी में आकर के जब विरोध बहुत तेज हुआ, उनको लगा कि ये तो बड़ा समस्या बन जाएगी, तब उन्होंने तिरंगे की तरफ गए। तो इन लोगों की सोच पर, आरएसएस की सोच पर, जिसको आज भी आश्चर्य है, उसको थोड़ी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, थोड़ा तथ्यों के पास जाना चाहिए। सरदार पटेल के पास खास तौर पर जाना चाहिए, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र के स्वप्न को पागलपन कहा है। बिल्कुल। सरदार पटेल के भाषण सुनने चाहिए। आरएसएस पर पाबंदी लगाने वाले सरदार पटेल थे। हम्म। तो सरदार पटेल अगर कोई हिंदू राष्ट्र की सबसे मुखर आलोचना लेकर के आते हैं, तो वो सरदार पटेल लेकर के आते हैं। जी। बिल्कुल। और दयाशंकर जी, उम्मीद यही करेंगे जो आजकल के बच्चे गांधी को थोड़ा पढ़ें, थोड़ा अपने इतिहास को पढ़ें। और जो कहा जाता है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो गांधी कभी भी मजबूरी का नाम नहीं थे। गांधी हमेशा से ताकत के, मजबूती के पर्याय थे। और गांधी ने दिखाया था कि बिना लाठी डंडे के भी देश को आजाद करवाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दया सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में हिस्सा लिए, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया।